Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर की ट्रांसफ़र अर्निंग की वजह से अराइज होता है। और इसके रिलेशन में हमने इसको 3 केसेस में डिवाइड किया था। पहला केस था इसके अंदर व्हेन द सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा केस व्हेन इट इज़ लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, और तीसरा केस था इसके अंदर व्हेन इट इज़ इन इलास्टिक, जिसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हेन द सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक के रेफरेंस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिटरमाइन करने के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड केस when the supply of the factors is less than perfectly elastic, यानी कि जब फैक्टर्स की सप्लाई लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है, उस केस में क्या इकोनॉमिक रेंट या सरप्लस अराइज होगा या नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले वाले केस में हमने डिस्कस किया था कि जब फैक्टर्स की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है उस केस में कोई भी सरप्लस या इकोनॉमिक रेंट अराइज नहीं होता है, और जो फैक्टर है उसकी एक्चुअल अर्निंग उसकी ट्रांसफर अर्निंग के इक्वल होती है। ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि अगर सप्लाई लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या इकोनॉमिक रेंट अराइज होगा, क्या सरप्लस अराइज होगा। क्योंकि सप्लाई क्या है, सप्लाई है लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफर अर्निंग है, जितने भी फैक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं उन सारे फैक्टर्स की वो इक्वल नहीं है। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ यूज ऐसे भी होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रेफरेंस में जो क्या करेंगे, फैक्टर के प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, और इसके लिए वो क्या करेंगे, उन्हें उन पर्टिकुलर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है इसी वजह से। तो जब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर यूज में किसी पर्टिकुलर फैक्टर के प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स उस सर्विस, उस इंडस्ट्री या उस यूज के लिए अपनी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर अर्निंग और जो उसकी एक्चुअल अर्निंग है या प्रेजेंट अर्निंग है उसमें डिफरेंस है, वो इक्वल नहीं है। और साथ साथ जितने फैक्टर्स यूनिट्स हैं उनकी ट्रांसफर अर्निंग भी इक्वल नहीं है। सपोज करते हैं एक इंडस्ट्री है जो 200 रुपीज़ पर मंथ का प्राइस ऑफर करती है एक पर्टिकुलर फैक्टर यूनिट के लिए। क्या होगा इस केस में, इस केस में केवल वही फैक्टर यूनिट्स अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगी टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिनके ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में जो प्राइजेज हैं वो 200 रुपये पर मंथ से कम हैं। केवल वही फैक्टर्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनकी जो ट्रांसफर अर्निंग है वो प्रेजेंट अर्निंग से कम है, तो वही फैक्टर्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे। और इस केस में क्या होगा, इस तरीके से as the price paid for a factor in a particular industry or occupation increases, the supply of the factor will increase। यानी कि अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर फैक्टर के प्राइजेस को इंक्रीज किया जाएगा या उन्हें ज़्यादा प्राइजेस ऑफर किए जाएंगे तो उस केस में जो सप्लाई है फैक्टर्स की वो इंक्रीज होगी। यदि ट्रांसफर अर्निंग कम है उस केस में, ट्रांसफर अर्निंग ज़्यादा है तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफर अर्निंग अगर कम है तो उस केस में प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ फैक्टर्स की सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो हम बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सप्लाई की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो ट्रांसफर अर्निंग पर डिपेंड कर रही है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक कैसा रिलेशन हो गया, एक हो गया पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में, जब हम ज़्यादा फैक्टर्स की अमाउंट को सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन्हें ज़्यादा प्राइजेस पे करने पड़ेंगे। तो प्राइस ऑफ फैक्टर और अमाउंट ऑफ फैक्टर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन हो गया। इसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हियर इज द डायग्राम इन दिस रेफरेंस।
जहां मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ फैक्टर को फॉलो किया है और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ द फैक्टर को फॉलो किया है। दिस इज द डी डिमांड कर्व फॉर अ पर्टिकुलर फैक्टर, जिसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। और सप्लाई एसएस ये एक फैक्टर के सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो फैक्टर्स की सप्लाई है वो लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। तो एसएस इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। बोथ दिस डीडी कर्व एंड एसएस कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट एल। दिस एल पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Corresponding to this, the prices OP will be offered to the factors for their services, and OF is the quantity of the factor which will be hired by the industry or by the use. Okay. अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ए टाइप फैक्टर, बी टाइप फैक्टर, सी टाइप फैक्टर, डी टाइप फैक्टर, ई टाइप फैक्टर और एफ टाइप फैक्टर। पहले ए टाइप फैक्टर की बात करते हैं। तो ए टाइप फैक्टर में यहाँ मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो ए क्यू है ये इसकी एक्चुअल अर्निंग है, ये इसकी ये ए क्यू इज द ट्रांसफर अर्निंग, और ये क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहा है जब इंडस्ट्री को, तो इसको कितनी अमाउंट मिल रही है, एजी के बराबर, ओपी के बराबर मिल रही है, और ओपी किसके बराबर होगी, एजी के बराबर, और ये ए क्यू है इसकी ट्रांसफर अर्निंग, तो उसको सरप्लस कितना मिला, जी क्यू। तो ये जी क्यू क्या हो गया, इसका इकोनॉमिक रेंट हो गया ए टाइप के फैक्टर का। एज बी टाइप के फैक्टर की बात करते हैं, इसकी ट्रांसफर अर्निंग कितनी है, बी आर, यानी कि जो उसका ऑल्टरनेटिव सर्विसेज जिसमें ये सर्विसेज में इंक्लूडेड था पहले, उसमें उसको बी आर अमाउंट मिल रही थी, लेकिन यहाँ कितनी अमाउंट पे किया रही है इसको, बी एच, तो एच आर ये इसका इकोनॉमिक रेंट हो गया। एज सी टाइप फैक्टर के लिए टी आई ये इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा, डी टाइप ऑफ फैक्टर के लिए जे यू ये इसका इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा, ई टाइप फैक्टर के लिए के वी ये इसका इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एल एफ है, यहाँ पर इसका जो इकोनॉमिक रेंट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस केस में अगर यहीं तक क्या होगा, जो फैक्टर्स होंगे वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जहाँ उनकी ट्रांसफर अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी ओपी से, अगर इससे आगे केस लेके चलूँगा तो यहाँ आप देखोगे कि जो ट्रांसफर अर्निंग है वो ज़्यादा है और जो ये प्राइस पे किया रहे वो कम है, तो ये जो फैक्टर है वो अपनी सर्विसेज इस इंडस्ट्री को ऑफर नहीं करेगा। केवल यहीं तक जो फैक्टर्स हैं वो इस इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे एट द प्राइस ओपी, क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग है वो इनकी ट्रांसफर अर्निंग से ज़्यादा है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मैंने थ्योरी में प्रॉपर्ली डिफाइन किया है इसको, जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया है। तो यहाँ मैंने डिफाइन भी किया है कि जो पर्टिकुलर एल पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिफाइन करता है, क्योंकि इस एल पॉइंट पर टोटल डिमांड कर्व इज इक्वल टू द टोटल सप्लाई कर्व। बोथ द डिमांड कर्व ऑफ द फैक्टर इज इंटरसेक्टिंग सप्लाई कर्व एंड बोथ आर इक्वल एट दिस पॉइंट। इसका मतलब जो OF है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, वो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर यूज्ड को डिटरमाइन करेगी, और जो OP है वो रेंट और प्राइस पर यूनिट ऑफ फैक्टर को डिटरमाइन करेगी, और जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इसी पर्टिकुलर प्राइस को उनकी सर्विसेज के बदले में पे किया जा रहा होगा। ओके, तो ये तो बात हो गई सेकंड केस की, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, और इसके बेसिस पर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट और लास्ट केस की, when the supply is perfectly inelastic. Now the last case is absolutely inelastic supply. अब हम उस पर्टिकुलर केस को स्टडी करेंगे जब किसी पर्टिकुलर फैक्टर की सप्लाई एब्सोल्युटली इनइलास्टिक है। अब बात करते हैं लेबर की, तो उसकी सप्लाई एब्सोल्युटली इनइलास्टिक नहीं हो सकती, कैपिटल की नहीं हो सकती, एंटरप्रेन्योर की नहीं हो सकती। तो केवल एक ही एग्जाम्पल बता हमारे पास, एंड दिस इज द सप्लाई ऑफ लैंड। अगर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की सप्लाई की बात करेंगे तो वो क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, क्योंकि हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है। इसको आप ना तो इंक्रीज कर सकते हो और ना ही डिक्रीज कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी प्राइस क्यों ना ऑफर करो। जो ऑल ओवर कम्युनिटी के लिए टोटल सप्लाई है लैंड की वो फिक्स्ड है, उसे
किसी पर्टिकुलर प्राइस के बेसिस पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अगर आप हाई प्राइस करोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इसे इंक्रीज कर दोगे, या लो प्राइस पे करोगे इसे तो उसको डिक्रीज कर दोगे, क्योंकि इसकी सप्लाई ही क्या है, सप्लाई ही फिक्स्ड है। इसका मतलब प्राइस का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे प्राइस ज़्यादा हो चाहे प्राइस कम हो, इसकी सप्लाई कैसी रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। इसी वजह से इसका जो कर्व होगा, सप्लाई कर्व, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। डिमांड कर्व हम पहले ही फॉलो कर रहे हैं डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो और परफेक्टली इनइलास्टिक मिल गया मुझे सप्लाई कर्व। तो इन दोनों कर्व के बेसिस पर हम लैंड के रेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं एज बिलो। ये डायग्राम मैंने शो कर रखा है यहाँ पर। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट किया है, जिसे हम रेंट का नाम दे रहे हैं। डी डी क्या है, डी डी डैश, ये लैंड के लिए डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में। और एस एस डैश ये लैंड का सप्लाई कर्व है जो परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसी वजह से इट इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, यानी कि आप प्राइस को बढ़ाओ या घटाओ लेकिन सप्लाई पर कोई भी फर्क नहीं रहेगा, ये ओ एस डैश के बराबर ही रहेगी। नाउ व्हाट यू आर लुकिंग हियर, कि जो डिमांड कर्व है डी डी डैश, वो सप्लाई कर्व एस एस डैश को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ई क्या हो गया, ई को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर प्राइस डिटरमाइन हुआ दैट इज इक्वल टू ओपी, ये क्या शो करेगा, ये प्राइस ऑफ लैंड या रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसे हम ओपी के बराबर फॉलो करेंगे। और यहाँ जो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर या क्वांटिटी ऑफ लैंड यूज्ड है वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू ओ एस डैश। अगर मैं प्राइस ओपी और ओ एस डैश को कंसीडर करूं तो इसका मतलब जो इकोनॉमिक रेंट हुआ वो किसके बराबर होगा, ओपी इंटू ओ एस डैश, यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया ओ पी ई एस डैश के बराबर होगा। ये कंप्लीट इकोनॉमिक रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो लैंड की एक्चुअल अर्निंग होगी वो उसके ट्रांसफर अर्निंग के बराबर होगी, केवल कोई ट्रांसफर अर्निंग ही रहेगी यहाँ पर, और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव यूज है ही नहीं इसका, क्योंकि लैंड की सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है। इसी वजह से इसका जो रेंट है वो डिमांड पर डिपेंड करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम थर्ड केस में, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर फैक्टर की सप्लाई इनइलास्टिक होती है तो उस बेसिस पर रेंट को इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।